फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक से निकल कर आई है बहुत सारी अपडेट, जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन अपडेट का क्या फ़ायदा होने वाला है यस बैंक को। क्योंकि यस बैंक की शेयर प्राइस काफ़ी वापस नीचे आ गई है। इसकी प्राइस 15 के ऊपर जाके वहाँ से 14 के आसपास आ गई है। आज अच्छी बात है कि फिर से पॉजिटिव ट्रेडिंग हो रही है। स्टॉक के अंदर करीब 1% के आसपास तेजी है, लेकिन प्राइस काफ़ी नीचे आ चुकी है। तो अब लोगों को डर लगने लगा है क्या स्टॉक फिर से 14 के नीचे चला जाएगा, और अगर 14 के सपोर्ट को तोड़ दिया तो फिर हो सकता है कि यह 13 के आसपास पहुंच जाए। इसलिए लोगों को डर लग रहा है कि आगे क्या संभावना बन रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे क्या जो यस बैंक निर्णय ले रही है उसका फ़ायदा इस स्टॉक को मिलने वाला है, और क्या यस बैंक वाकई में क्या स्ट्रांग होने जा रही है या फिर सिर्फ ये एक हवाई वादे किए जा रहे हैं। तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे और बहुत सारी जो चिंता है उनके निवारण करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, जिस तरह से DHFL का बहुत बड़ा घोटाला हुआ और लोगों को डुबा दिया, आपको पता ही है कल से DHFL की दोनों ही एक्सचेंज में कारोबार बंद हो गया है और लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। इससे पहले धनलक्ष्मी बैंक में भी यही हुआ है। जब धनलक्ष्मी बैंक का घोटाला हुआ और बैंक को DBS बैंक को सौंप दिया गया, उसके बाद में उनके शेयरों को भी फ्रीज कर दिया गया और अब ये फिर से DHFL में हो गया। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि उनके पैसों का क्या होगा। उनके जो शेयर है पूरे फ्रीज हो चुके, न वो कारोबार कर पा रहे। तो बहुत बड़ी उनके साथ चीटिंग हुई है। तो ऐसे घोटाले फिर से ना हो, जैसे यस बैंक में जो लगातार राणा कपूर ने घोटाले किए थे, तो जो फाइनेंशियल संस्थाओं में तो उनमें ये घोटाले बार बार ना हो, फिर से ना हो, उसके लिए बहुत बड़ा निर्णय रेटिंग एजेंसियों की तरफ से लिया गया। तो उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देश में फिर से DHFL जैसा घोटाला दोबारा ना हो, इसलिए देश की प्रमुख रेटिंग एजेंसियां इस सेक्टर के लिए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की पहल कर रही है। और इसके लिए केयर रेटिंग और एक्यूट रेटिंग जैसी एजेंसियों ने कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट बनाने के लिए यूनिट गठित की है। साथ में इंडिया रेटिंग और इकरा भी इसमें शामिल होने पर विचार कर रही है। यह कदम इसलिए उठाना पड़ रहा है कि ILNFS ने 2018 में एक के बाद एक कई लोन डिफ़ॉल्ट किए और बॉन्ड्स के भुगतान में उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर गए, और इस वजह से निवेशकों को और इनमें निवेशकों को जोखिम के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था उनको कि भाई इसके बॉन्ड्स के साथ में क्या जोखिम जुड़ा हुआ है। उसकी कोई भी उन्हें क्लियर बात नहीं बताई गई थी और उनके साथ में उनको धोखे में रखा गया था, और इस तरह से बहुत बड़ी चीटिंग हुई थी निवेशकों के साथ में। इसलिए अब रेटिंग एजेंसी अपनी तरफ से इसके लिए रेटिंग एजेंसियाँ कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट बनाने जा रही है, ताकि ऐसा फिर से घोटाला इंडिया में ना हो पाए। तो आगे से जो घोटाले हुए, जैसे कि आपको पता ही होगा, यस बैंक के अंदर भी जो बॉन्ड्स जारी किए गए थे, वो बॉन्ड्स RBI की तरफ से उनको शट डाउन कर दिया गया था। उन बॉन्ड्स की रकम को चुकाने से RBI ने मना कर दिया था। तो जो लोगों को लॉस हुआ, भविष्य में ऐसा लॉस ना हो, तो फाइनेंशियल संस्थाओं के ऊपर लगाम कसने के लिए ये अब जो देश की प्रमुख रेटिंग एजेंसी है वो एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाने जा रही है, जो एक बहुत बड़ा अच्छा निर्णय है, जिससे भविष्य में ऐसे घोटाले फिर से नहीं होंगे DHFL जैसे। तो एक बड़ा निर्णय लिया गया है जिसको हमें वेलकम करना चाहिए, और जिससे लग रहा है कि आने वाले समय में ये जो बड़े घोटाले होते हैं रुक जाएंगे। और दूसरी जो और न्यूज़ निकल के आई है फ्रेंड्स, NCLT की तरफ से COC को कहा गया है कि आप FD होल्डर और बॉन्ड्स धारकों के हितों की रक्षा करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रकम देने की कोशिश करें। यह DHFL के मामले में कहा गया है, क्योंकि DHFL का अधिग्रहण पीरामल ग्रुप ने कर लिया है। तो अब NCLT ने COC से कहा है कि आप उन छोटे FD होल्डर्स और बॉन्ड्स धारकों के हितों की रक्षा करें और उनको रकम तुरंत और कैश में रकम देने की कोशिश करें, न कि उनको फिर से बॉन्ड्स पकड़ाए जाए। तो इससे एक बात साफ जाहिर हो रही है कि बहुत जल्द यस बैंक को भी उनकी रकम मिलने की संभावना बन रही है, क्योंकि NCLT की तरफ से साफ कहा गया है कि बॉन्ड्स धारकों को उनकी रकम पहले चुकाई जाए और बाद में बैंकों का हिसाब किताब किया जाए। तो एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया गया है NCLT की तरफ से। और अब चलते हैं मैनेजमेंट की तरफ से जो डिसीजन लिया गया उनकी तरफ। तो आज यानी मंगलवार से यस बैंक अपने नए ऑफिस पर शिफ्ट हो गई है, यानी रिलायंस सेंटर के ऊपर अब कब्जा हो चुका है पूरी तरह से यस बैंक का, और आज से कारोबार वहाँ पे शुरू हो गया है। तो एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है और इससे बहुत ज़्यादा फायदा यस बैंक को होने वाला है। तो इस मौके पर प्रशांत कुमार ने कहा है कि अब हमारे किराए में हम काफ़ी बचत कर पाएंगे, यानी हमारा जो खर्च है उसमें हम 20% की बचत कर पाएंगे, जो हमारे लिए आगे चलने हमारे कदम को और आसान कर पाएंगे, हमारे कारोबार में और वृद्धि कर पाएंगे। तो बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। आपको पता ही होगा पिछले दिनों 1200 करोड़ रुपए के एवज में रिलायंस सेंटर के ऊपर कब्जा कर लिया था यस बैंक ने, क्योंकि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से कर्ज लेना था यस बैंक को। तो अब ये ऑफिस इनकी खुद की हो गई है। तो जो पहले इससे पहले इंडिया बुल सेंटर में किराए पे थी, तो वहाँ पे उनको किराया चुकाना पड़ता था, अब वो किराया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ पर है।
और सबसे बड़ी बात, एयरपोर्ट से बिल्कुल नज़दीक है, सांता क्रूज एरिया में, जो बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन पे है, जिससे उनके कस्टमर बेस बढ़ने में भी आसानी होगी, जो बड़े इनको कस्टमर मिल पाएंगे। बहुत बड़ा एक पॉजिटिव निर्णय लिया गया यस बैंक की तरफ से। और दूसरी और एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है, यस बैंक ने अब निर्णय लिया है कि आने वाले समय में बैंक को प्रॉफिट में लाया जाए। जैसे कि आपको पता ही होगा, पिछले दिनों यस बैंक सबसे ज़्यादा एफडी होल्डर को इंटरेस्ट रेट दे रही थी, लेकिन अब उन्होंने अपने उस लक्ष्य को चेंज कर दिया है। अब वो अपने प्रॉफिट की तरफ ध्यान दे रही है। यानी पिछले रिजल्ट में आपने देखा ही होगा, उनको एफडी इंटरेस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा लॉस दिखाया गया। उनके एफडी के अंदर उनको ज़्यादा एफडी लोगों को चुकाने की, एफडी इंटरेस्ट ज़्यादा चुकाने की वजह से उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाया। तो अब उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, यानी अब वो जो लोगों को एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट चुका रहे, उसकी इंटरेस्ट रेट को कम कर रहे हैं। तो आप देख लो, जो सबसे पहले यस बैंक, यानी आप छोटे से जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनसे भी ज़्यादा एफडी रेट दे रही थी यस बैंक, लेकिन अब उन्होंने चेंज कर दिया उस बात को। तो अब जो नई लिस्ट निकल के आई है, उसमें सबसे आगे एफडी इंटरेस्ट रेट देने वाली आरबीएल बैंक बन गई है, जो 6.10% दे रही है। उसके बाद में इंडसइंड बैंक है 6% और यस बैंक है 6% दे रही है। तो अब काफ़ी आरबीएल से भी नीचे इंटरेस्ट रेट दे रही है। इसका मतलब उन्होंने अब ठान लिया है कि उन्हें अभी आगे जाके अपने प्रॉफिट में बढ़ोतरी करनी है, क्योंकि बैंक अगर किसी को भी ज़्यादा एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट चुकाएगी तो फिर बैंक को क्या फ़ायदा होगा। और यस बैंक के बाद में डीसीबी बैंक है जो 5.80% दे रही है, बंधन बैंक है जो 5.50% दे रही है। तो यस बैंक ने अब निर्णय ले लिया है कि आने वाले समय में उनको उनके प्रॉफिट में बढ़ोतरी करनी है, और इसके लिए ज़रूरी है कि जो एफडी पे इंटरेस्ट रेट दी जाए वो कम की जाए। और साथ में अगर फॉरेन की बैंकों को कंपेयर करें तो फॉरेन की बैंकें काफ़ी इससे कम इंटरेस्ट रेट देती है, जिसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 5.30% दे रही है, डीबीएस बैंक जिसमें धनलक्ष्मी बैंक का मर्जर हो गया है वो 4.25% दे रही है, और डच बैंक 3.85% दे रही है, और एचएसबीसी 3.10% दे रही है, और सिटी बैंक 2.75% दे रही है, जो कि आपको पता ही है हिंदुस्तान से अपने कारोबार को समेटने जा रही है। और यस बैंक इसमें इंटरेस्ट ले रही है। यस बैंक इसके कारोबार को खरीदने की कोशिश कर रही है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ये यस बैंक के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा। आगे जाके देखते क्या होता है, लेकिन बहुत बड़ा अच्छा निर्णय लिया गया है, और लगातार जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो यस बैंक के कारोबार में वृद्धि के लिए अच्छे हैं। कारोबार भी अच्छा हो रहा है यस बैंक में, लेकिन जो माहौल बनाया गया यस बैंक के खिलाफ है, और इस वजह से लगातार इसकी प्राइस में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। एक बार हम कारोबार को भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी 1 बजे के आसपास का टाइम है, स्टॉक ओपन हुआ 14.15 पर, हाई इसकी 14.35 की है, और लो 14.05 का है, जो एक अच्छी बात है। कम से कम 14 के सपोर्ट को इसने नहीं तोड़ा। अभी स्टॉक 14.15 पर ट्रेड कर रहा है, यानी 0.35% अप पर। वॉल्यूम की बात करें तो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में 4th नंबर पर है। बीएससी में करीब 97,74,000 का वॉल्यूम हो चुका है, और 45,82,000 की डिलीवरी उठेगी है, और डिलीवरी का परसेंटेज 46.88% है। एनएससी की बात करें तो 5,13,36,000 का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है 1 बजे के आसपास। तो वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, और कारोबार भी लगातार यस बैंक का अच्छा हो रहा है। परंतु इसमें मैंने आपको बार बार बोला है, क्लियरली बोला है कि आपका नज़रिया आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म रखना ही होगा, क्योंकि यस बैंक को अभी सिर्फ फिर से अपनी शुरुआत करके 1 साल ही हुआ है। थोड़ा सा समय देना होगा। यस बैंक लगातार अपनी तरफ से अच्छे निर्णय ले रही है, और इसका नतीजा आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि अब यस बैंक ने जो है अपनी ऑफिस को शिफ्ट कर लिया सांता क्रूज के ऑफिस में, रिलायंस सेंटर के ऊपर। तो जो उनकी जो रेंट का जो खर्च था वो बच जाएगा। तो ये सीधा का सीधा जो फ़ायदा है इनको अगले इनके क्वार्टर के रिजल्ट के अंदर दिखाई देगा। साथ में अब वो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट कम दे रही है, तो वहाँ से भी उनको बेनिफिट मिलेगा। तो जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो आने वाले समय में बैंक की सेहत को सुधारेंगे। साथ में डीएचएफएल के अंदर जो एनपीए की रिकवरी की संभावना बन रही है वो भी बहुत जल्द हो सकती है, क्योंकि एनसीएलटी ने कहा कि बॉन्ड्स धारकों को जल्द से जल्द उनके पैसे चुकाए जाए। तो वहाँ से भी उनके पैसे एनपीए की रिकवरी की संभावना बन रही है। और सबसे बड़ी बात, जो डर था लोगों के मन में कि कहीं फिर से भी यस बैंक के अंदर घोटाला ना हो, तो अब जो देश की रेटिंग एजेंसियाँ है वो एक लगाम कसने जा रही है इनके ऊपर, और फिर से ऐसे कभी भी घोटाला नहीं हो पाएगा, इसकी कोशिश की जा रही है। तो बड़ा अच्छा निर्णय लिया गया है। अब नेक्स्ट टाइम ऐसे घोटाले की संभावना कम बन रही है, तो आप आराम से निवेश करके रख सकते हैं। थोड़ा सा लंबा नजरिया रखिए, आने वाले समय में ये आपको बहुत ही शानदार रिटर्न देगा। लेकिन बस आपको नजरिया अपना लंबा रखना होगा, कम से कम 2 साल का आपको निवेश रखना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।